इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी की नजरें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है, लेकिन बंगाल के साथ ही दक्षिण के चुनाव को भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार कोई भी विधानसभा चुनाव हिंदी भाषी राज्य में नहीं होने वाला है, चाहे वह बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी ही क्यों ना हो। हालांकि मौजूदा समय में बीजेपी को एआईएडीएमके का समर्थन प्राप्त है, लेकिन फिर भी इस साल का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में आज हम आपको तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर दक्षिण के दुर्ग में कौन बाजी मारेगा। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से वहां की दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल एआईएडीएमके और डीएमके के इर्द गिर्द घूमते रही है। राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में सत्ताधारी दल एआईएडीएमके के पास 124 सीटें हैं, जबकि विपक्ष में बैठी डीएमके के पास 97, कांग्रेस के पास 7 और मुस्लिम लीग के पास 1 सीट है। हालांकि राज्य की 5 सीटें ऐसी भी हैं जिनमें से 1 सीट निर्दलीय के पास है और बाकी के 4 सीटों पर किसी भी पार्टी का कब्जा नहीं है। इस बार तमिलनाडु के चुनावी मैदान में कई सारी राजनीतिक दलों के बीच घमासान होने वाला है, जिनमें से इन मुख्य पार्टियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके। मौजूदा वक्त में राज्य की सत्ता पर काबिज एआईएडीएमके पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी है। वैसे तो जब तक जयललिता जीवित थीं, तब तक तमिलनाडु की जनता पर उनका जादू सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन उनके निधन के बाद से राज्य में पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ते हुए दिख रही है। चाहे वो पार्टी में एकता बनाए रखना हो, लोकसभा या स्थानीय चुनाव हो, या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत निश्चित करने की कोशिश। दूसरा है डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी दल डीएमके सत्ता में वापसी करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए दिख रही है। एम करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे स्टालिन के हाथों में है। अपने पिता के बाद स्टालिन ही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं और उनके बलबूते पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके को 39 में से 38 सीटों पर भारी जीत प्राप्त हुई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके को करारी शिकस्त देने के बाद इस साल के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से डीएमके सत्ता में आ सकती है। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में मोदी लहर चलाने के बाद भी पार्टी को दक्षिण में निराशा ही हाथ लगी है। सालों से बीजेपी तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई चमत्कारी नेता नहीं होने के कारण राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। बता दें कि इस बार बीजेपी अम्मा के पार्टी यानी एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़कर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। चौथी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लंबे समय से केंद्र और राज्य में कांग्रेस को डीएमके का साथ मिलता रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद इस बार पार्टी को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं और मौजूदा समय में वो केरल के वायनाड से सांसद भी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रथ रोकने के लिए दक्षिण का सहारा ले सकती है। पांचवा है मक्कल निधि मय्यम यानी एमएनएम। फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने के बाद सुपरस्टार कमल हसन भी इस बार के विधानसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं। रजनीकांत का चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कमल हसन अकेले ही चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि खबरें आ रही हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब तमिलनाडु की जनता ने हमेशा से ऐसे नेताओं को चुना है जो लार्जर देन लाइफ होते आया है, लेकिन जयललिता और करुणानिधि की गैर मौजूदगी में यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या पूरे देश में अपने काम और नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे बीजेपी पर तमिलनाडु की जनता भरोसा करती है, या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में उम्दा प्रदर्शन करने के बाद डीएमके को राज्य की सत्ता हासिल होती है। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।